नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित राजस्थान समसामयिक घटनाओं का तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन से संबंधित हम इसमें बात करेंगे, जिसमें आपको जो है मई मंथ का पूरा जो है इस मंथ का पॉइंट वाइज निचोड़ मिलेगा। इस पूरी क्लास के अंतर्गत मासिक सार संग्रह मिलेगा। इसमें देखिएगा मित्रों, पूरे मंथ के अंतर्गत जो कुछ भी हमने पढ़ा था मई मंथ के अंतर्गत, उसका मैं टॉपिक वाइज यानी कि पूरे इंपोर्टेंट पॉइंट वाइज जो है आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। तो इस पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। इसका एक पार्ट मैं कल आपको दे चुका हूं, आज इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक है इस करंट से संबंधित इस मई मंथ के अंतर्गत। तो वो सारे के सारे जो है हम इस सार संग्रह की क्लास में डिस्कस करेंगे पर मंथ, ठीक है ना। तो मई मंथ की बात हम कर रहे हैं, तो आज इसकी सेकंड क्लास है। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है आप सभी इस क्लास को अपने मित्रों को शेयर कर लो, ताकि सब तक ये क्लास जो है पहुंच सके। चलिए तो देखिए इसमें आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह है कि 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे होम्योपैथिक औषधालय। काफी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। यहां से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसको किस पॉइंट से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में साथ में बताता चलूंगा। तो आप पूरी क्लास को जरूर देखना, ठीक है ना, और क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए देखिएगा, बात कर रहे हैं कि 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे होम्योपैथिक औषधालय। देखिएगा 16 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कितने भाई? 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर जो है होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने की मंजूरी प्रदान की है। किसने? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। कब की है? 16 मई 2023 को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर जो है होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा की गई थी। पॉइंट इंपोर्टेंट बता, याद रखना, किस स्तर पर। क्वेश्चन जो है यहां से ऐसे बनेगा कि किस स्तर पर होम्योपैथिक औषधालय जो है खोले जाने की घोषणा की गई है। तो वह जो याद रखना, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर। कहां पर? प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर जो है ये खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यहां से सिर्फ यही एक पॉइंट क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है उसे द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड्स मिला है। तो देखिए इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 16 मई 2023 को मलेशिया के पुलमेन कुआलालंपुर सिटी होटल एंड रेजिडेंसेस में आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2 प्रोजेक्ट का चयन किया गया, जिसमें बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के रूप में करते हुए बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया। याद रखना, किसके? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट को इसमें चूज किया गया। उन दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए जो है कौन सा? द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड जो है दिया गया। कौन सा? द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया। तो याद रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? तो इसके याद रखना, 2 प्रोजेक्ट जो है इसमें चूज किए गए। कितने? 2 प्रोजेक्ट को चूज किया गया और उसी के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने प्रोजेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो 2 प्रोजेक्ट कौन कौन से? तो नाम देखिएगा, बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और दूसरा है बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब जो है कहां पर, कौन से चिकित्सालय में स्थापित की जाएगी। तो वह है सवाई मानसिंह चिकित्सालय, ठीक है। देखिए और पॉइंट इसके बारे में कि 4 मई 2023 को राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह SMS चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के किस जिले में या फिर कौन से अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब बनाई जाएगी। तो वह बनाई जाएगी कहां पर? सवाई मानसिंह चिकित्सालय, कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। तो पॉइंट यहां से यही इंपॉर्टेंट बनता है कि ये लैब जो है कहां बनेगी? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनने के चांसेस है, तो इसको याद रखना। दूसरा देखिएगा, इस लैब से SMS चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों को समयबद्ध रूप से बेहतर इलाज मिल सकेगा। फिर है, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस बजट वर्ष में इसकी घोषणा की गई थी। तो वह 23-24 के बजट में घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट और फैक्ट इसके बारे में कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे तत्काल मेडिकल केयर देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस स्थिति में मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन या
न्यूट्रेट प्राप्त नहीं होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं जो है ब्रेन सेल मर जाती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। कौन सी? ये जो स्ट्रोक जो है वो एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें माइंड से संबंधित बात होती है कि माइंड को जो है ऑक्सीजन या न्यूट्रेट प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ये जो है कोशिकाएं होती है वो पूरी पूरी जो है ब्रेन सेल हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है यह लैब स्थापित की जाएगी कहां पर? जयपुर के मानसिंह अस्पताल के अंतर्गत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब। तो स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब जो है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो वह की जाएगी कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में कहां पर? तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में खेल एवं खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो खेल और खिलाड़ी है उनके लिए कुछ स्वीकृतियां प्रदान की है। तो किसके बारे में है, क्या है? देखो ध्यान से कि 4 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के, कहां पर? जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल, भरतपुर के अंतर्गत जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिर बारह के शाहबाद में स्टेडियम व छात्रावास बनाने के लिए 22.68 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से ये बनता है, ध्यान से देखना कौन सा बनता है कि क्वेश्चन देखिए ध्यान से कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है, एक बार बता देता हूं मैं आपको। यहां से देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। देखिए एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जोधपुर के अंदर, कहां पर? जोधपुर के अंदर जो है स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वहां पर ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। पहला पॉइंट तो ये पॉइंट याद रखना कि ऑल वेदर स्विमिंग पूल्स का निर्माण कहां पर किया जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत, जो कि स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वहां पर इसका निर्माण होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर विकसित किया जाएगा? वह किया जाएगा भरतपुर के अंतर्गत। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, 12 जिले के शाहबाद में जो है एक स्टेडियम और खेल छात्रावास बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट और है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भरतपुर का निर्माण कार्य 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भरतपुर के अंतर्गत जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा उसके लिए 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो पॉइंट इसमें और क्या है, जोधपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण लगभग जो है 8.68 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। फिर है कि वही शाहबाद के स्टेडियम और खेल छात्रावास का निर्माण जो है 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के 23-24 के अंदर जो इसकी घोषणा की गई, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट है जोधपुर में खुलेगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जो है कहां पर खोली जाएगी? तो वह खुलेगी जोधपुर के अंतर्गत। क्वेश्चन ये पहले इस पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है, याद रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। फिर है कि इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर 19 में किया जाएगा। तो याद रखना, राजस्थान की सिविल सेवा अधिकरण की स्थायी पीठ कहां खोली जाएगी? जोधपुर के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में कि मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि जो है त्वरित निस्तारण हो सकेगा। फिर है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसमें घोषणा की, तो ये भी बजट कौन सा था? 23-24। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, मसूदा, रावतभाटा और नावा में खोले जाएंगे नर्सिंग महाविद्यालय। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस जिले में जो है नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो एक तो मसूदा है, फिर रावतभाटा है और नावा के तीन जगह पर जो है ये नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए देखिएगा कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और कि 5 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अजमेर के मसूदा, कहां पर आया हुआ है? अजमेर के मसूदा में, और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में, फिर नागौर के नावा के अंतर्गत जो है राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो 3 पॉइंट याद रखना, कहां पर? एक तो अजमेर का मसूदा, दूसरा है चित्तौड़गढ़ का रावतभाटा, और फिर आता है नागौर का नावा। ठीक है ना, यहां पर जो है राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि राजस्थान के कौन से जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो वह खोले जाएंगे भाई अजमेर के मसूदा में, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में और नागौर के नावा में। फिर देखो नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। बजट कौन सा था? 23-24 का बजट था, इसमें इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट और पॉइंट क्या है इसमें कि जयपुर व चित्तौड़गढ़ में खुलेंगे सैटेलाइट अस्पताल। कहां पर? जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है सैटेलाइट अस्पताल खोले जाएंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये तो 100% आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा कि जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है सैटेलाइट अस्पताल खोले जाएंगे। तो देखो ध्यान से, 14 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के करबला क्षेत्र
जैसे कि हवामान क्षेत्र कहते हैं इसको, और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। तो याद रखना कहां पर, जयपुर के अंतर्गत जो करबला क्षेत्र है वहां पर, और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत दोनों ही जगह पर जो है सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की है। फिर देखो नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में इन सैटेलाइट चिकित्सालयों को खोलने की स्वीकृति दी है। फिर है कि बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट, याद रखना सैटेलाइट अस्पताल कहां खोले जाएंगे, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की राजनीति। देखो ध्यान से, भारत के अंतर्गत जो है राज्यों की राजनीति क्या है, ये देखो ध्यान से। यह एक पुस्तक का नाम है, क्या है भाई, यह एक प्रकार की पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में देखो क्या है कि 18 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र को सुप्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन ने अपनी 3 भागों में प्रकाशित पुस्तक भारत में राज्यों की राजनीति की प्रथम प्रति भेंट की है। किसको, राज्यपाल कलराज मिश्र को भेंट की है। किसने, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह ने। तो धर्मेंद्र चंद्र जैन जो है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। कौन सी, भारत में राज्यों की राजनीति। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने कौन बने भाई, तो वह बने हैं कौन, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, इसके मेन तथ्य क्या है कि 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। कब, 30 मई 2023 को। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है पहला तो ये कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 41 से मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो वह बने भाई ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो कि राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, ठीक है ना, इन्होंने शपथ कब ग्रहण की थी, तो शपथ कब ली थी, तो वह ली थी भाई 30 मई 2023 को। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, इनको शपथ किसने दिलाई, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट और है इसके बारे में कि जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कितने, 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो पॉइंट याद रखना। फिर है कि जस्टिस मसीह का जन्म 12 मार्च 1963 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था। यह भी थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट है, उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल कसौली HP हिमाचल प्रदेश, ठीक है, HP मतलब हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा ली, और फिर उन्होंने सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल अलीगढ़ के अंतर्गत जो है शिक्षा पूरी की अपनी। फिर है कि जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वे सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों पर भी रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41 से मुख्य न्यायाधीश कौन है, जॉर्ज मसीह। फिर देखो नेक्स्ट है फैक्ट इसमें कि हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिकाएं बनेंगी। अब देखिए मई महीने के अंतर्गत एक और घोषणा की गई कि हर एक जिले के अंतर्गत जो है राजस्थान के हर एक जिले में 2-2 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। तो देखो कौन कौन से जिले में किस प्रकार से होगी, देखो ध्यान से कि 20 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जिलों में 2-2 लव कुश वाटिकाएं विकसित करने हेतु 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। कितना, 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। फिर देखो नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के निर्णय से इस वाटिकाओं में वन एवं वन्य जीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे, जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। यहाँ इको ट्रेल पथों का निर्माण व प्रदर्शन के लिए जगह बनेगी। मतलब यहाँ पर जो इको ट्रेल पथ भी बनेंगे, और इसके अलावा बात करें तो हर एक जिले में जो है 2-2 लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कितने हर एक जिले में कितनी लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी, तो 2-2 लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट और है फैक्ट है इसके बारे में। देखो इससे प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त वाटिका जो है विकसित करने की घोषणा की। मतलब पहले जो है एक थी, फिर इसको अभी बजट 2023-24 के अंतर्गत जो है बजट 2023-24 का जो बजट था उस बजट के अंतर्गत एक और बढ़ा दी। तो टोटल जो है कितनी हो गई, तो अब 2-2 कुछ वाटिका हो गई, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट है अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना कि अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 क्या है कि सुदर्शन शक्ति नाम से जो है एक युद्धाभ्यास किया गया 2023 के अंतर्गत। तो वो कहां किया गया, कौन सी सेना में किया गया, इसका फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट क्या है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्धाभ्यास राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर
22 से 25 मई 2023 को किया गया। कब? 22 से 25 मई 2023 को किया गया। किसका युद्धाभ्यास किसका किया गया भाई? सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्धाभ्यास किया गया। फिर देखो नेक्स्ट है, नेटवर्क केंद्रित वातावरण में ऑपरेशन योजनाओं को संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए सुदर्शन शक्ति 2023 के दौरान कम्बैट पावर, कम्बैट सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट का अभ्यास कराया गया। इसमें क्या होगा ध्यान से देखना कि नेटवर्क केंद्रित वातावरण यानी कि ऑपरेशन योजनाओं को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट है, युद्ध अभ्यास का उद्देश्य है कि ऑपरेशन के दौरान सेना के दोनों अंगों की आपसी तालमेल और एक दूसरे की क्षमता जानने की कार्यवाही को अंजाम देना। यह है मतलब कि एक दूसरे के बीच में जो है तालमेल बिठाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, इसमें थल सेना के अलावा एयरफोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के 4 शहर बनेंगे 3D सिटी। क्या है? राजस्थान के 4 शहर बनेंगे 3D सिटी। देखो कौन कौन से शहर जो है 3D सिटी बनाए जाएंगे, तो GI टैग के हिसाब से जो है इनको 3D सिटी बनाया जाएगा। देखो ध्यान से क्या है, GIS के हिसाब से। ठीक है, देखो राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किया जाए। कहां पर? तो याद रखना, एक तो जोधपुर है, दूसरा उदयपुर है, तीसरा कोटा है और फिर अजमेर है। तो ये 4 जिले हैं जहां पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ये 100% कह रहा हूं मैं आपको कि आने वाले एग्जाम में छपने वाला है। नोटिस कर लो, अब चाहे लिख के रख लो, ये आने वाला एग्जाम में छपेगा बेटा जरूर। तो इसको हर एक हालत में जो है आप याद करना ही करना है। ठीक है, चलो क्या है, तो राजस्थान के GIS आधारित 4 सिटी जो 3D सिटी बनेंगे वो कौन कौन से हैं? तो पॉइंट याद रखना, एक तो है जोधपुर, फिर उदयपुर, कोटा और अजमेर। ये 4 शहर है जिन्हें 3D सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और किस पर आधारित? GIS आधारित यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधारित। फिर नेक्स्ट है, 20 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 4 शहरों को जिसमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को GIS आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106.46 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, ये भी याद रखना, राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के तहत जो है इन्हें चूज किया गया है। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण एवं विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभावी आकलन, सिमुलेशन और योजनाओं बनाने में आसानी होगी। मतलब कि हर तरीके से जो है उस शहर को मजबूत बनाया जाएगा, हर तरीके से उसका विकास किया जाएगा। जैसे कि देखो, एक तो क्या है, यूज प्रस्तावित करना, दूसरा नई सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ठीक है, नई कॉलोनियों का निर्माण करना, विस्तार करना, ड्रेनेज प्लान कह सकते हैं, या फिर धरातल को ज्यादा बेहतर बनाना, बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास करना। फिर एक परिवहन योजना है, भूमि नियोजन है, नगर नियोजन है, ठीक है ना। इन सब का जो है आकलन, सिमुलेशन और योजना को आसानी से प्राप्त करना है, आसानी से बना देना, ये इसका जो है मेन लक्ष्य होगा इस 3D सिटी के माध्यम से। तो कौन कौन से शहर है जिन्हें 3D सिटी बनाया जाएगा? तो याद रखना, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। कौन सा भाई? तो एक तो याद रखना वह कौन सा है, जोधपुर, ठीक है, दूसरा उदयपुर, ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, ठीक है, फिर और कौन सा रहा, कोटा और अजमेर। कौन सा है भाई? कोटा और अजमेर। तो याद रखना, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर 4 शहर है जिन्हें GIS आधारित 3D सिटी में बनाया जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। देखिएगा इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23। इसमें देखो क्या है कि 19 मई 2023 को राजस्थान के कला एवं साहित्य मंत्री, कला साहित्य एवं संस्कृत मंत्री डॉक्टर BD कला ने राजस्थान के साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह 2022-23 में साहित्यकारों को संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया है। किसने? BD कला ने, जो कि कौन है, राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृत मंत्री है। कौन? डॉक्टर BD कला। देखो इनके बारे में और फैक्ट क्या है कि राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार जिसमें सम्मान समारोह हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान OTS के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित किया गया। कहां पर? भगवत सिंह मेहता सभागार में इसका आयोजन किया गया। और देखो इसमें किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार जो है 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही पुरस्कार आ जाए, तो ध्यान से देखना, इसे समझना। ठीक है, समारोह में मीरा पुरस्कार, रांगे राघव पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार,
देवीलाल सामर पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार, सुमनेश जोशी पुरस्कार, परदेशी पुरस्कार, फिर चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार, सुधा गुप्ता पुरस्कार, इन सभी का जो है वितरण किया गया। देखो किसे कौन सा पुरस्कार मिला, अब आएंगे आगे कि इस मौके पर विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से प्रदेश के कई ख्यातनाम साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी फारूक आफरीदी को भी साहित्य के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है साहित्यकारों को मिला सम्मान। देखो कौन कौन सा सम्मान मिला है कि 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगे राघव पुरस्कार जो है वो बांसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सी के लिए दिया गया। क्या, तो इंपोर्टेंट पॉइंट याद से रखना, यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनना, याद रखना कि ये जो वार्षिक पुरस्कार है कला एवं साहित्य के, इसके अंतर्गत कथा और उपन्यास विधा का जो पुरस्कार है वह किसे मिला, और पुरस्कार कौन सा है पहले तो याद रखते हो, रांगे राघव पुरस्कार है जो कि किसे मिला, बांसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को मिला है, और उनका उपन्यास का नाम क्या था, वह है पीर पर्वत सी, याद रखना पीर पर्वत सी। फिर देखो नेक्स्ट है काव्य विधा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार सुधींद्र पुरस्कार, याद रखना काव्य विधा के लिए जो है सुधींद्र पुरस्कार दिया जाता है जो कि जयपुर के कवि मायामृग को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह मुझमें मीठा तू है, मुझ में मीठा तू है, ये कविता है किसकी, कवि मायामीर की, और इनको जो है सुधींद्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसमें, काव्य विधा के अंतर्गत, काव्य विधा में। फिर नेक्स्ट देखो एकांकी नाटक के लिए दिया जाने वाला देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी अजय अनुरागी को नाट्य कृति रॉन्ग नंबर के लिए मिला है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना एकांकी नाटक के लिए जो देवीलाल सामर पुरस्कार दिया जाता है वह मिला है किसे, जयपुर निवासी अजय अनुरागी को मिला है, और उनका नाटक कृति कौन सी, वह है रॉन्ग नंबर। ठीक है, चलो और देखो आगे नेक्स्ट है आलोचना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर के मूल राजाराम भादु को उनकी आलोचना कृति है कविता के आयाम को दिया गया है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है विविध विधाओं का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो है वो जयपुर के एक व्यंग्यकार है कौन, यश गोयल, इन्हें जो है दिया गया किसके लिए, नामुमकिन नेता, उनकी कृति के लिए। फिर देखो नेक्स्ट है बाल साहित्य के क्षेत्र में शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली के कुसुम अग्रवाल को उनकी पुस्तक हम सब एक हैं के लिए दिया गया। याद रखना शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार किसे दिया गया, तो कांकरोली की सुमन अग्रवाल हैं उनको दिया गया। ठीक है, उनकी पुस्तक किसकी थी, कौन सी थी, हम सब एक हैं, पुस्तक के लिए दिया गया। फिर नेक्स्ट देखो बहु प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया, उनकी कृति हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। याद रखना बहु प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार जो है वह दिया गया किसे, रति सक्सेना को, उनकी कृति कौन सी थी, हंसी एक प्रार्थना, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर देखो नेक्स्ट और क्या है, ये सभी पुरस्कार 21,000 रुपए की राशि है, कितने भाई 21,000 रुपए की राशि है इन पुरस्कारों के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, फिर है कि 21,000 रुपए की राशि वाला प्रथम प्रकाशित कृति सुमेनन जोशी पुरस्कार उदयपुर के निवासी कथाकार तराना परवीन को कहानी संग्रह 108 के लिए दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि नवोदित साहित्यकारों को भी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें विद्यालय स्तर पर जो है परदेशी पुरस्कार दिया गया। देखो किसे दिया गया, तो कविता के लिए दिया गया किसे, महारानी गायत्री देवी कन्या विद्यालय को। फिर है उदयपुर की प्राचा शर्मा को सागर मोती एवं अन्य कविताओं के लिए दिया गया। फिर देखो नेक्स्ट है कहानी के लिए किसे दिया गया, तो जवाहर नवोदय विद्यालय को पल्लू जिसमें दिया गया, और हनुमानगढ़ की दिव्या सपना को कहानी संग्रह खुशी के आंसू के लिए दिया गया। फिर नेक्स्ट है निबंध के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा उदयपुर की हर्षिता मीणा को निबंध नवाचारों का उद्भव के लिए दिया गया। फिर है लघु कथा के लिए राजकीय शार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के अरमान नदीम को लघु कथा असली ताकत के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो कंप्लीट कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट देखो ये विद्यालय स्तर पर थे, अब देखो महाविद्यालय स्तर पर ही जो है इसमें पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है, तो चंद्रदेव शर्मा। देखो पॉइंट यहाँ से इंपोर्टेंट ये बनता है कि इसके अंतर्गत जो है विद्यालय स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया जाता है प्रदेशी पुरस्कार। ठीक है, जो कि इन सभी विद्यालय को मिला है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे और है कि महाविद्यालय स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो है चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार। कौन सा, चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार दिया जाता है किसमें, महाविद्यालय के स्तर पर। देखो इसमें कौन कौन से मिले, तो एक कविता के लिए इसमें पुरस्कार मिला है, वो कौन सा है, तो राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के हिमांशु भारद्वाज को मिला है, उनकी कविता है कौन सी, स्पृहा और अन्य कविताओं के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कहानी के लिए मिला है किसको, 21 कॉलेज गोपाल्यान
लूण करमसर के निर्मल शर्मा को दिया गया, उनकी कहानी है कोई चारा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एकांकी के लिए मिला कौन सा, तो माँ जलपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर के तनिष्का परिहार को एकांकी जागो प्यारे जागो के लिए दिया गया। फिर देखो नेक्स्ट है निबंध के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो सोना देवी सेठ या कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ को दिया गया, जिसमें मैना कंवर को निबंध विगत और संभावनाओं के लिए दिया गया। फिर है सुधा गुप्ता महाविद्यालय स्तरीय कविता पुरस्कार है, जो किसे दिया गया, तो महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोधपुर की सूरज कुमारी को प्रकृति की आवाज और अन्य कविताओं के लिए प्रदान किया गया। फिर उक्त सभी पुरस्कारों के तहत 5,000 रुपए की प्रति पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने, 5,000 रुपए जो है ये विद्यालय और महाविद्यालय स्तर के जो पुरस्कार है उन्हें 5,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हम कल नेक्स्ट की वीडियो में और डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफी। इस क्लास को आप पूरा देखना, इसको जो है शेयर कमेंट जरूर करना, और क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका धन्यवाद।